हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि दो टाइप के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमको बात करनी है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात करनी है। क्या हम लोगों ने देखा है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो किसके लिए बात की जाती है? उसमें कौन सा लॉ आता है? तीन लॉ में से राउट्स लॉ आता है, हाँ या ना? चलो थोड़ा सा अपन राउट लॉ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड से। मुझे ये बताओ, राउट इसके अंदर जो बात की जाती थी वो किसकी बात की जाती थी? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाती थी ना। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम तुमसे बोलें तो कुछ इस टाइप से होता था कि ये एक ए है, ए टाइप का लिक्विड है, ये अपने पास एक बी टाइप का लिक्विड है, और इस ए टाइप के लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा अपने पास? पी ए नोट। और ये बी टाइप के लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा अपने पास? पी बी नोट। क्या पी ए नोट और पी बी नोट दोनों के दोनों ए और बी के प्योर फेस के अंदर वेपर प्रेशर होते थे ना? बिल्कुल। अगली बात बोलें कि जब हम इन दोनों को मिलाकर किसी एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर देंगे तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या क्या हो जाता था हम लोगों के पास? ए प्लस बी। और यहाँ पर जो ए का पार्शियल प्रेशर था वो पी ए हो जाता था, और जो बी का पार्शियल प्रेशर था वो पी बी हो जाता था। पी ए को हम पी ए नोट इंटू एक्स ए लिख देते थे, और पी बी को हम पी बी नोट इंटू एक्स बी लिख देते थे। इस टाइप से अपने पास जो टोटल पी एस वैल्यू आती थी वो पी ए प्लस पी बी which is equal to PS is equal to PA नोट XA प्लस PB नोट XB आती थी, राइट? हाँ, ये हमारे पास राउल्ट की जो फाइनल इक्वेशन थी वह थी। राउल्ट की फाइनल इक्वेशन क्या थी? PS इज इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB, हाँ या ना? और हमारे पास हमें एक बात और पता है कि XA प्लस XB का जो सम होता है वो कितना होता है? हमेशा XA प्लस XB इज इक्वल टू वन होता है। हमेशा XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है? वन होता है। अब देखिए, यह जो लॉ है वो अपने पास राउल्ट का लॉ है। यह पूरा का पूरा जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लॉ आया था वो किसका लॉ था हम लोगों के पास? राउल्ट का लॉ था। और ये पूरी की पूरी आइडियल कंडीशन के ऊपर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। यह सारी आइडियल कंडीशंस के अंदर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए, इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं किस किस का? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का। पार्शियल प्रेशर ए पी ए नोट एक्स से है, पार्शियल प्रेशर बी जो है वो पी ए बी नोट एक्स बी है, ठीक है? उसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। तो बात ध्यान से सुनिएगा। मैं मानता हूं नीचे जो लिख रहा हूं ना, मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर एक्स ए जो है वो 1 के बराबर है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता था? हमारे पास 1 होता था ना। अगर यहाँ पर एक्स ए जो है वो 1 के बराबर है तो एक्स बी कितना होगा? ये 1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 0। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास एक्स बी जो हैं वो 1 के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर एक्स बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, एंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो यहाँ पर एक्स बी जो होगी वो 1 होगी, और एक्स से कितना हो जाएगा अगर एक्स बी 1 हुई तो? 0। बात समझे या नहीं समझे? हमने एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिए थे, हम जो वाई एक्सिस पर ले रहे हैं ना वो पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर भी जो हम ले रहे हैं ना वो पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। मुझे ये बताओ, जब x से 1 के बराबर हो तो xp 0 के बराबर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
जब x से 1 के बराबर हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होगा वो क्या पी ए नोट के बराबर होगा। मतलब जब x से 1 के बराबर हो तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका पार्शियल प्रेशर आएगा, A का आएगा। क्यों? क्योंकि सर x भी जो हो जाएगा वह तो 0 हो जाएगा, तो पी बी नोट 0। तो इस एक्सिस के ऊपर जहाँ पर x से 1 के बराबर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका किसका पार्शियल प्रेशर आना चाहिए, A लिक्विड का और B लिक्विड का, A लिक्विड का। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो A का आएगा और वह यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो A का आएगा और वह कितना आएगा, पी ए नोट के बराबर। बात समझे या नहीं समझे? इस एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिया जाएगा एंड सिमिलरली इस पर, क्योंकि वही मैक्सिमम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिया जाएगा। पी ए नोट, हाँ या ना? क्योंकि सर पी ए बराबर पी ए नोट इंटू एक्स ए, एक्स ए की जगह हमने क्या लिखा, 1 लिखा, तो पी ए बराबर पी ए नोट। तो बताओ, और जब मैं यहाँ पर बात करूँगा तो बताओ पी ए नोट कितना हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो 0 होगा। क्या ये ग्राफ ऐसा आएगा अपने आप में? ऐसा क्यों? क्योंकि सर पी ए जो होता है वो क्या होता है अपने पास, पी ए नोट इंटू एक्स ए होता है ना। तो पार्शियल प्रेशर और एक्स ए के बीच का ग्राफ क्या लीनियर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, ये लीनियर ग्राफ भी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। सिमिलरली यहाँ पर जो अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा वो कितना आएगा, एक्स बी बराबर 1 है, तो पी बी नोट। अब बताओ इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या ऐसा आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? ये भी ग्राफ कैसा आया हमारे पास, लीनियर ग्राफ आया। और इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो पी बी इज इक्वल टू क्या, पी बी नोट इंटू एक्स बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्लियर? इसके लिए पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी, इसके लिए पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए लिखा जा सकता है। क्लियर? अब अगली बात देखते हैं। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ए का और बी का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, एक्स ए होता है ना, हाँ या ना? पी एस बराबर क्या होता है, ए और बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब यह वाली जो लाइन आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्या वो पी एस को रिप्रेजेंट करेगी, विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर? तो हमारे पास यह जो मैंने ग्राफ बनाया है, यह जो ग्राफ आया है, क्या वो राउल्ट के लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल, सारी की सारी चीज़ें हमने आइडियल कंडीशन में देखी है ना। तो ये राउल्ट के लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है ना, हाँ। और सॉल्यूशन बनते वक्त कोई ये राउल्ट के लॉ को आइडियल कंडीशंस में है, कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है। बात क्लियर? अब हम अगली चीज़ देखते हैं। वह सारे के सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, यानी एज इट इज फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और वह सारे के सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात समझे? तो अपने पास जो नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जो राउल्ट के लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा होगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट के लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहा होगा वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन बताते हैं और कुछ जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन बताते हैं। उन दोनों की बात फर्दर की जाएगी। बाकी जो राउल्ट के लॉ को एज इट इज़ फॉलो कर रहा होगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। चलिए अब मुझे बताओ, जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तब सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल सिर्फ मिक्स होने चाहिए, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन भी आने चाहिए? अगर सर अट्रैक्शन या रिपल्शन आए तब तो प्रेशर, अट्रैक्शन हुआ तो कम हो जाएगा दो पार्टिकल के बीच में, अगर अट्रैक्शन हो गया तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और दो पार्टिकल के बीच में रिपल्शन हुआ तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आइडियल कंडीशन में ना वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है ना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो
ए के बीच में यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में और बी के बीच में यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, वही आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन राउट के लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करेगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन राउट के लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करेगा तो जो इसका ग्राफ होगा वो पिछले ग्राफ के जैसा का जैसा का बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन करें तो क्या? सॉल्यूशन which follows Raoult's law each and temperature। वह आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउट के लॉ को हर टेम्परेचर पर फॉलो करता है। राउट के लॉ को हर एक टेम्परेचर पर फॉलो करने वाला जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है हम लोगों के पास? आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब अगली बात, आइडियल सॉल्यूशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या जो अभी अपन ने ग्राफ बनाया था एज इट इज वही ग्राफ आना चाहिए ना? यहाँ x से बराबर क्या था? 1 था, तो एक्स बी कितना हो गया था? 0 हो गया था। यहाँ पर अपने पास एक्स बी कितना था? 1 था और x से कितना हो गया था? 0 हो गया था। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ b का ग्राफ था, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ a का ग्राफ था और ये जो था वो सॉल्यूशन का ग्राफ था यानी PS का ग्राफ था विच इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ a प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ b। ओके, ठीक है। तो ये अपने पास आइडियल कंडीशन में आया। मुझे ये बताओ आइडियल कंडीशन में ए के मॉलिक्यूल के बीच में और बी के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। हाँ, तो अभी तो कोई नेट अट्रैक्शन या नेट रिपल्शन नहीं हुआ होगा। इसका सीधा मतलब क्या है सर? यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, जब इन दोनों को मिला दिया गया है तब इज इक्वल टू क्या होगा? इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए प्लस इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी। बात समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? अब मुझे बताओ कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं हुआ है, इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ना उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्शन हुआ। अगर मैं इसका 1 लीटर मिलाऊं, ए के 1 लीटर मिलाऊं और बी के 1 लीटर मिलाऊं तो दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन होता तो पार्टिकल पास पास आ जाते, तो नेट वॉल्यूम क्या हो जाता? कम। अगर दोनों के बीच में रिपल्शन होता तो पार्टिकल दूर दूर चले जाते, तो नेट वॉल्यूम क्या हो जाता? ज़्यादा। लेकिन दोनों के बीच में कोई ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो फिर इसका 1 लीटर और इसका 1 लीटर मिलाने पर इसका कितने लीटर बनेंगे? 2 लीटर बन जाएंगे सिमिलरली। हाँ या ना? मतलब पहले का टोटल वॉल्यूम और बाद का टोटल वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम ही होगा सर। पहले भी इसका 1 2 लीटर, मिलाने के बाद भी 2 लीटर ही बना, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हुआ। इसका मतलब डेल्टा वी जो कि क्या होता है अपने पास? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। हाँ या ना? दूसरी बात, पहला ये, दूसरी बात, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब अट्रैक्शन होता है तब एनर्जी लूज होती है, जब रिपल्शन होता है तब एनर्जी गेन होती है। ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, तो एनर्जी लूज या गेन हुई होगी क्या? नहीं। अगर एनर्जी लूज या गेन नहीं हुई होगी तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी के अंदर कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वह भी क्या होगा तुम्हारे पास? डेल्टा एच इज आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि ना एनर्जी गेन हुई ना लूज हुई, तो सेम टू सेम बात। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ पर इंटरेक्शन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, कोई इंक्रीज भी नहीं है और डिक्रीज भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वी 0 है क्योंकि ना अट्रैक्शन हुआ है मॉलिक्यूल्स में ना ही रिपल्शन हुआ है मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ पर जो डेल्टा एच है वह भी हमारे पास क्या है? 0 है। बात क्लियर? अब देखिए अगली बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दो टाइप के होते हैं ना। या जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन करें तो सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ, है ना। फिर वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे अपने पास पॉजिटिव डेविएटेड, एक नेगेटिव डेविएटेड, बात करेंगे। तो बताओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउट लॉ, solution which does not follow route laws are known as non ideal solution। non ideal solution अब अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएटेड और दूसरे होते हैं हम लोगों के पास नेगेटिव डेविएटेड। चलिए मुझे ये बताइए सबसे पहले, अगर हम A यानी सॉल्वेंट को और B यानी सॉल्यूट को मिलाते, दोनों का 1-1 लीटर मिलाया है और दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाता, दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाता, पहले तो टोटल वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर था ना, पर अगर मिलाने के बाद दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाए तो उन दोनों का वॉल्यूम जो होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, मिलाने के बाद इंक्रीज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में सर रिपल्शन हुआ तो इंक्रीज हुआ है ना, बात समझे। तो यहाँ पर सर बात ये आती है कि डेल्टा वी जो हो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जब रिपल्शन हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर बात ये आती है कि रिपल्शन होता है तो डेल्टा वी इंक्रीज, डेल्टा वी पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाता है, उसी को हम पॉजिटिव डेविएटेड बोलते हैं। फर्दर इसके अंदर जो होता है ना वो रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन हो जाता है। अगर 1 लीटर है 1 लीटर है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन के अंदर अट्रैक्शन हो जाता है। ये दो टर्म याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बीच में रिपल्शन होता है, उनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। अब देखो ग्राफ देखो, जब रिपल्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर, जो वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए ना, बिल्कुल। अब देखो अपने पास जो ग्राफ था ना वो कुछ ऐसा था, हाँ या ना, ये आइडियल सॉल्यूशन का हम लोगों के पास ग्राफ था। यहाँ पर भी मैं आइडियल कंडीशन का जो ग्राफ है वो बना देता हूँ। ये भी हमारे पास किसका ग्राफ था, आइडियल कंडीशन का ग्राफ था। अब मुझे बताओ जब पॉजिटिव डेविएशन हुआ होगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा, तो पार्शियल प्रेशर जो आइडियल कंडीशन में था, पार्शियल प्रेशर यानी कि प्रेशर जो आइडियल कंडीशन में था वही रहना चाहिए, या सर वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो होना चाहिए वो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो क्या इसका ग्राफ एक्चुअली आइडियल कंडीशन में तो ये था, पर अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या हो चुका होगा रे, इंक्रीज हो चुका होगा। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वॉल्यूम कम होने के साथ ही क्या हो चुका होगा रे, डिक्रीज हो चुका होगा। बात समझे या नहीं समझे।
तो यहाँ पर तो डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, यह इन दोनों के ग्राफ बन जाते हैं। अब अगली चीज, यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ या रिपल्शन हुआ? रिपल्शन। तो IMI यानी इंटर मोलिकुलर इंट्रैक्शन AB AA और BB, कौन से इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ज़्यादा होने चाहिए आपके? AB के या ये वाले? रिपल्शन हुआ है मतलब पास आए हैं, दूर आए हैं, दूर गए हैं, तो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बढ़े हैं या कम हुए हैं? कम हुए हैं। तो सर जब मिलाएंगे ना तो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि दूर दूर जा चुके हैं बेचारे। तो पहले वाले क्या हैं? ज़्यादा हैं, बाद वाले क्या हैं? कम है। वॉल्यूम क्या हुआ था? बढ़ा था या कम हुआ था? शाबाश, बढ़ गया था ना रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पर जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ऐसे जब रिपल्शन होता है, जब अट्रैक्शन होता है तब तो एनर्जी लूज होती है, जब रिपल्शन होता है तब एनर्जी गेन होती है। अगर एनर्जी गेन हुई तो बाद की एनर्जी ज़्यादा, पहले की एनर्जी कम, तो बताओ डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? बाद की ज़्यादा, पहले की कम, ज़्यादा में से कम को माइनस किया तो ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली इसके लिए बात करें तो बताओ क्या आएगा? अट्रैक्शन हुआ है ना, तो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ है तो इसके क्या हो जाएंगे? ज़्यादा, और इनके क्या हो जाएंगे? कम। बिल्कुल, अट्रैक्शन हुआ है तो जब मिलाएंगे तब दोनों के बीच में क्या हो चुका है? अट्रैक्शन, पास पास आ चुके हैं, तो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बताओ अट्रैक्शन हुआ है तो वॉल्यूम लास्ट का कम हुआ, बाद का वॉल्यूम कम, पहले का वॉल्यूम ज़्यादा। डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अट्रैक्शन हुआ है, एनर्जी क्या हुई होगी? लूज हुई होगी, बाद की एनर्जी कम, पहले की एनर्जी ज़्यादा, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बातें समझे या नहीं समझे? क्लियर? अब मुझे एक बात और बताना, डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है ना वो डिसअरेंजमेंट होता है। एंट्रोपी जो होता है ना वो डिसअरेंजमेंट होता है। अब मुझे ये बताओ कि एक कंटेनर में सिर्फ ए है, एक कंटेनर में सिर्फ बी है, और बाद में जब मिलाया गया तब ए और बी दोनों एक ही कंटेनर में आ गए। डिसअरेंजमेंट जब सिर्फ ए है तो ज़्यादा होगा, सिर्फ बी बी है तो ज़्यादा होगा, या दोनों को मिला दिया जाए तो ज़्यादा होगा? पहले तो एक जैसे थे तो वो तो मोर अरेंज रहेंगे ना, मतलब डिसअरेंजमेंट पहले कम रहेगा ना, और बाद में जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो डिसअरेंजमेंट बढ़ जाएगा। तो बाद का डिसअरेंजमेंट ज़्यादा है, पहले का डिसअरेंजमेंट ज़्यादा? बाद का। क्या तीनों कंडीशन में? आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन में, नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों कंडीशन में, बाद में तो ए और बी दोनों है, पहले सिर्फ ए या बी भी है, तो तीनों कंडीशन में डिसअरेंजमेंट बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। तो चेंज इन एंट्रोपी जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं वह भी बढ़ेगी ना, बाद की ज़्यादा, पहले की कम, तो डेल्टा एस क्या आना चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव। शाबाश। तो याद रखा जाए, एंट्रोपी में चेंज जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव, और यहाँ पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव। ये बात समझे या नहीं समझे सब लोग? डेल्टा एस तीनों कंडीशन के अंदर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एंट्रोपी बड़ी ही होगी। हाँ, चलो अब आगे बात करते हैं। मुझे बताओ गिब्स एनर्जी क्या होती है? याद रखना, जब भी कोई प्रोसेस अकर होता है तो वो प्रोसेस तभी हो सकता है जब उसकी गिब्स एनर्जी कम हो रही हो। गिब्स एनर्जी का कम होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना होता है। तो कोई भी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तभी अकर हो सकता है जब गिब्स एनर्जी क्या हो रही हो? कम हो रही हो। ठीक है, तो बताओ ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन बन रहे हैं ना, पॉजिटिव वाला भी, आइडियल वाला भी और नेगेटिव वाला भी। इसका मतलब गिब्स एनर्जी बढ़ रही होगी तीनों कंडीशन में या कम हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो बाद की गिब्स एनर्जी कम, पहले की गिब्स एनर्जी
ज़्यादा, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन में नेगेटिव। तीनों कंडीशन में जो डेल्टा जी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास, डेल्टा जी नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास डेल्टा, ये क्या लिख दिया हमने, डेल्टा जी नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास डेल्टा जी नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को? तीनों कंडीशन के अंदर डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, तीनों कंडीशन में। बात क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। हमको बात करनी है इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स वैसे तो मैं लिखवा दूंगा, उसके अलावा भी मैं इसके याद रखने की कोई ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान रखना। हाँ, बात करते हैं एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले आइडियल के बारे में बताओ। आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में नेट अट्रैक्शन या नेट रिपल्शन होने चाहिए क्या? ना। दूसरी बात, सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के दोनों केमिकल नेचर में एक ही जैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। केमिकल नेचर अगर एक जैसा है सर, तो फंक्शनल ग्रुप दोनों के एक ही जैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और मोलिकुलर वेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखो, जब सोल्यूट और सोलवेंट आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देना, तो आप उसको आइडियल सॉल्यूशन बोल दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम तुमसे बोल लें, एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, अगर हम तुमसे बोलें कि एक है मेरे पास एक क्या है ब्रोमोबेंजीन, एक क्या है क्लोरोबेंजीन, दोनों में डिफरेंस कितना है? सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो का ही डिफरेंस है ना, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है ना? बिल्कुल, सिर्फ क्रोमो और ब्रोमो का डिफरेंस है। इसका सीधा मतलब ये है कि बिल्कुल एक जैसे आइडियल सॉल्यूशन। एक है हमारे पास हेक्सेन, एक है हेप्टेन। बताओ दोनों के दोनों एल्केन ही है या नहीं है? हेक्सेन एल्केन है, हेप्टेन भी एल्केन है, दोनों एल्केन ही है। दोनों के अंदर कितने कार्बन का डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का। हेक्सेन के अंदर जो होगा वो 6 कार्बन होंगे, और हेप्टेन के अंदर जो होंगे वो 7 कार्बन होंगे। दोनों वो भी सेम ही है सर, तो वो भी क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ऐसे अगर मैं बोलूँ C2H5Br और C2H5Cl, बताओ किसका डिफरेंस है इन दोनों के अंदर भी? सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन का और क्लोरीन का ही है ना। मतलब एक तो ब्रोमो इथेन है, एक क्लोरो इथेन है, तो वो भी क्या होंगे सर? आइडियली होंगे। CCl4 एंड SnCl4। बताओ इन दोनों में भी क्या कार्बन का और टिन का ही फर्क है ना? दोनों के दोनों कार्बन और टिन वो भी एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं ना, कार्बन और टिन वो भी एक ही, तो बस इन्हीं का डिफरेंस है। तो ये भी एक जैसे ही होंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होंगी, इसका मतलब ये भी आइडियल सॉल्यूशन ही है ना। क्लियर? तो यह भी क्या होते हैं अपने पास? आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। बात समझे अभी तक? अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते? अगर हम तुमसे बोलें कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या हुआ था, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। तो मुझे ये बताओ, दो पोलर हैं, पोलर जो होते हैं वो एक जिसके अंदर प्लस और माइनस पोलैरिटी पाई जाती है, दो पोलर के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए या रिपल्शन होना चाहिए? अट्रैक्शन। और दो, एक पोलर आ जाए एक नॉन पोलर आ जाए, इनकी नेचर तो अपोजिट हो गई ना, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्शन। ठीक है, तो इस बेसिस पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। पोलर के बीच में अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और एक पोलर और एक नॉन पोलर हो तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे।